तो बर्नौली प्रिंसिपल में जो है हमें ये देखना है कि अगर कोई लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा हो तो उसका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमारा कांस्टेंट होता है। बर्नौली साहब ने क्या बताया था कि यदि कोई इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल अगर लिक्विड्स हो, स्ट्रीमलाइन लिक्विड्स स्टडी फ्लो कर रहा हो, सपोज दैट कि ये कोई लिक्विड्स है जो स्टडी फ्लो कर रहा है, ठीक। ये कोई लिक्विड्स है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का, स्ट्रीमलाइन फ्लोएशन है। यहाँ पर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो, इसका जो है वेलोसिटी V1 हो, प्रेशर अगर P1 हो, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A2 हो, ये V2 हो वेलोसिटी, और प्रेशर अगर P2 हो, तो बर्नौली साहब ने आपको बताया था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, इस तरह उन्होंने बताया था, ठीक। कभी हम देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आता है। उन्होंने बताया था क्या है, प्रेशर इस एंड पर, काइनेटिक एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये प्रेशर एनर्जी यहाँ का, इसका सम, यहाँ का प्रेशर, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इस क्रॉस सेक्शन अगर हम स्ट्रीमलाइन के इस एंड की बात करें तो यहाँ पर जितना हमारा प्रेशर होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा और जितना जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका सम सेम चीज़ यहाँ पर भी उसका सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि A1 V1 इक्वल टू A2, ऐसा कुछ था ना आपका, तो इसको हम क्या, इसको मतलब सिंपली अगर हम कोई दो चीज़ है, अगर A1 B1 इक्वल टू अगर A2 B2 है, तब क्या लिखते थे, AB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिखते थे ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, P1 है, इधर P2 है, यहाँ V1 है, इधर V2 है, यहाँ H1 है, यहाँ H2 है। तो जनरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 दिया तो इसको हम P लिख देंगे, यहाँ V1 B2 इसको 1/2 रो V स्क्वायर, और ये आपका H1 H2 तो लिख सकते हैं रो जी H इक्वल टू क्या होगा मेरा, कांस्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, बर्नौली साहब ने क्या बताया था कि प्रेशर, मतलब कि प्रेशर एनर्जी ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या आपका है, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है, कोई अगर नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड हो, नॉन विस्कस लिक्विड्स हो, ई रोटेशनल हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो उस केसेस में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये उन्होंने बताया था, ठीक। दूसरा चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो ये शायद चीज़ आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, P प्लस रो जी H, क्या बोलेंगे इसको हम, कौन सा प्रेशर है, ये आपने फार्मूला कब पढ़ा था, स्टैटिक प्रेशर में, जब स्टैटिक फ्लो पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया था P प्लस रो जी H, याद आ रहा है कुछ, ऐसा उस समय पढ़ाया गया था कि अगर ये कोई अगर लिक्विड्स हो, ठीक ना, तो यहाँ पर अगर प्रेशर P हो तो इसमें वाटर भर दिया गया है, तो इसके इस बॉटम प्रेशर कितना होगा, P प्लस रो जी H, ऐसा बताया गया था ना कि लिक्विड कॉलम के द्वारा जो प्रेशर होता है बॉटम पर क्या होता है, रो जी H क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा आपको डेरिवेशन कराया गया था। तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक प्रेशर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर। और ये क्या है, काइनेटिक प्रेशर, मतलब डायनेमिक प्रेशर भी कह सकते हैं। हाफ रो V स्क्वायर क्या होगा हमारा, डायनेमिक। भाई
ये प्रेशर कब आया था हमारा, अरे सॉरी, ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है कब आया था, जब लिक्विड से हमारा फ्लो कर रहा था तब की बात है ये। तो लिक्विड फ्लो करेगा तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं डायनेमिक, चूँकि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एनर्जी की बात करेंगे। ठीक, तो डायनेमिक प्रेशर दोनों क्या होता है, आपस में कांस्टेंट होता है। नहीं क्लियर हो रहा है? तो चलिए पहले इसको हम लिखते हैं, फिर बाद की बात आगे चर्चा करेंगे। तो पहले लिखिए उन्होंने क्या बोला था, बर्नौली प्रिंसिपल, हेडिंग डालिए। Bernoulli principle state that pressure energy kinetic energy and potential energy, pressure energy, kinetic energy and potential energy in a incompressible non-viscous liquid या फ्लूइड कह सकते हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन irrotational fluids remain constant। हम क्या करेंगे कि कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो ले लेंगे, ठीक, स्ट्रीमलाइन ले लेंगे एक फ्लूइड्स, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड्स हम सपोज कर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर। इस एंड का हम सपोज कर लेंगे कि ग्राउंड से हाइट आपका h1 है, ठीक, यहाँ पर ग्राउंड से हाइट हम सपोज कर लेंगे h2 है। ओके, हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक, इसकी वेलोसिटी सपोज कर लेंगे V1, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो मेरा क्या है, P1 के बराबर है। सेम थिंग्स हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया A2, V2 एंड P2। चूँकि वाटर या कोई सेम लिक्विड्स है तो इसलिए जो होगा क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी जो होगा उसका रो की वैल्यू सेम होगी। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में डेल्टा टी समय में इसके अंदर जो है जो वाटर इंटर कर रहा है उसका मास कितना होगा। तो चूँकि आपको मैंने कल भी बताया था कि किसी पर्टिकुलर समय में जितना वाटर का मास इधर से आएगा उतना ही मास क्या करेगा, इधर से निकलेगा। इस अगर कोई पाइप हो इधर से जितना एक 2 सेकंड में जितना इंटर कर रहा है 2 सेकंड में क्या करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो इन करने वाले अमाउंट जो वाटर का मास होगा और आउटपुट मास जो होगा यहाँ से निकलेगा, मतलब इस जो क्रॉस सेक्शन से जितना मास आपका लीव कर रहा है वाटर का वो दोनों मास आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो हम यहाँ m दोनों मास को अगर m करते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया था मास निकालते हैं क्या होगा, कल शायद इसका बनाया गया था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। तो m1 क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और V1 डेल्टा टी और ये रो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो A2 V2 डेल्टा टी और रो। यहाँ का मास और यहाँ का मास दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना सर। इसको तो शायद कल कैलकुलेट किया गया था।
यहाँ से अगर हम निकालते हैं इन दोनों को लेकर तो डेल्टा टी और रो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। क्यों? अब हम निकालेंगे कि इस एंड और इस एंड में काइनेटिक एनर्जी का कितना डिफरेंस हुआ। v वेलोसिटी से इधर से v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, इधर से v1 वेलोसिटी से इधर v2 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ की अगर दो पोजीशन हम ले लेते हैं ए और बी, ठीक, तो ए की काइनेटिक एनर्जी माइनस बी की काइनेटिक एनर्जी, तभी तो डिफरेंस निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो वहाँ की काइनेटिक एनर्जी से इस काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे हम, डिफरेंस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ, मास तो सेम है ना दोनों का, जितना मास इधर से इंटर कर रहा है उतना ही मास इधर से निकल रहा है। तो m की वैल्यू तो सेम होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है v2, यहाँ पर वेलोसिटी v1। तो यहाँ पर मास निकालेंगे तो m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मास इंटू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर भी मास इंटू, तो यहाँ पर का मास कितना है m है, इधर से आउटपुट कितना हो रहा है m। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी कितना है v1, तो v1 का स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ मास इंटू v2 का स्क्वायर, ये होगा ना काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m क्या जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हाफ m की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे ये A1 V1 डेल्टा टी रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसा होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है अलग अलग है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो यहाँ पे h2 है तो क्या हो जाएगा h2, तो mgh2 माइनस यहाँ पर mgh1, ऐसे होगा। यहाँ पर निकालेंगे हो जाएगा mg कॉमन ले लेंगे तो h2 माइनस h1 होगा। मास की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम क्या, A1 V1 डेल्टा टी रो जी h2 माइनस h1, ऐसे होगा। अब हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन हो रहा है तो नेट वर्क डन हमारा कितना होगा। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो और यहाँ पर जो वर्क, दोनों वर्क डन को क्या करेंगे हम, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा निकल जाएगा वर्क डन, ठीक। यहाँ से हम किसी वाटर को भेज रहे हैं, यहाँ तो हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप किसी जो है जब आप किसी वाटर को किसी पाइप में आप भेजते हैं तो क्या करते हैं, मोटर स्टार्ट करते हैं ना। तो मोटर से जब स्टार्ट करेंगे तो मोटर से क्या होता है, वाटर पर फोर्स लगता है, तो फोर्स क्या करता है उस पाइप के अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम फोर्स लगा के थ्रो कर रहे हैं, उसको आगे की तरफ भेज रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा ग्रेटर उसके अपेक्षा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर नेगेटिव होगा और यहाँ प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो जब भी हम वर्क निकालेंगे यहाँ से, वर्क नेट वर्क बोलेंगे, नेट वर्क इन फ्लूइड, यहाँ पर जितना वर्क होगा माइनस वहाँ पर वर्क, तो वर्क यहाँ का निकालेंगे क्या है, ए है, ए माइनस वर्क एट बी, ए पर जो वर्क होगा माइनस बी पर जो वर्क होगा। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू, तो फोर्स निकालेंगे यहाँ से तो P बराबर क्या आता है F/A, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ए, ऐसा होगा। फोर्स इक्वल टू P इंटू ए, तो फोर्स से क्या रखेंगे, P ए रखेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है
P1, एरिया कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है यहाँ पर A1, और डिस्टेंस आपको पता है कितना कैलकुलेट किया गया था, हाँ V1 डेल्टा टी। तो इस एंड पर कितना हो जाएगा वर्क, P1 A1 V1 डेल्टा टी। बस समझ आ रहा है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर P1 A1 क्या है V1 डेल्टा टी माइनस WB की वैल्यू निकालेंगे, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा टी। तो जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा टी, ऐसा होगा। तो उससे राइट करिए, तो फिर आगे देखते हैं। तो ये रहा मेरा नेट वर्क एंड फ्लूइड्स। अब आपको पता है कि हम जितना वर्क करते हैं उतना ही एनर्जी होता है, जितना एनर्जी लॉस होते हैं ना हम लोग का। तो ये जो नेट वर्क होगा किसके बराबर होगा, इस एनर्जीज के बराबर होगा। टोटल वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलाकर क्या होगा, इट नेट वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से एक स्टेप इसको और अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर एक स्टेप ऊपर ही लिख देते हैं, नेट वर्क एंड फ्लूइड। तो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं हम, अच्छा अभी कॉमन मत लीजिए, एक दो स्टेप और इसमें हम बढ़ा लेते हैं। P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 V2 A2 V2 डेल्टा टी होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस, यहाँ देखिए आपको आया है क्या होगा, P2 को रहने दीजिए इसी तरफ, A2 और V2 ये क्या है A1 V1 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे अगर A1 V1 डेल्टा टी, तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, A1 V1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा P1 माइनस P2, डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक, अब ये जो नेट प्रेशर हमारा, चूँकि ये जो नेट वर्क होगा क्या होगा, इस एनर्जी के क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा जो वर्क डन होगा मेरा। तो नेट वर्क डन इक्वल टू, हम बात करते हैं A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या क्या काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये है प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये है। बात समझ में आ रहा है। तो लिखें इसको पहले हम हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब क्या करें, उधर का इरेज कर दें, नोट तो कर ही चुके हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर लिया, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1, ऐसा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ से, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। रो1 V1 डेल्टा टी से सब में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्या बचेगा यहाँ से, P1 माइनस P2 हाफ, यहाँ से रो1 V1 डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा, रो ये V2 माइनस V1 होगा ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस यहाँ से चला जाएगा ये रो से H2 माइनस H1, ये होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जे H2 माइनस रो जे H1। P1 जितने 1 वाले हैं सबको एक तरफ कर देंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, P1 साइड लाएंगे
क्या हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये भी आएगा तो प्लस रो जी H1 इक्वल टू, इन दोनों टर्म को मैंने क्या किया इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से P2 को इधर भेजेंगे तो P2 प्लस ये बचा 1/2 रो V2 स्क्वायर अब प्लस रो जी H2, और शायद यही तो रिजल्ट हमने बताया था कि P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। काइनेटिक एनर्जी जो है सर जो मैंने बताया था यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको याद होगा फ्लूइड्स के केस में क्या होगा, यहाँ का प्रेशर P1 फिर काइनेटिक प्रेशर, ठीक मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस यहाँ का, और फिर उस क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रेशर, ठीक ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम आपस में क्या होता है इक्वल होता है, और इक्वल होगा तो P1 V1 H1 इधर है, P2 V2 H2 इधर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट कर सकते हैं क्या, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका क्या है बर्नौली का प्रिंसिपल है, ठीक। जहाँ P क्या है प्रेशर एनर्जी, डेफिनेशन भी मैंने लिखवाया है कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम है सब, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और क्या आपका ये, ठीक ना, आपस में क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसको एक फॉर्म में और लिखा जाता है, अगर इसको हम रो जी से डिवाइड करते हैं सब में तो P बाई यहाँ क्या हो जाएगा रो है जी प्लस हाफ, यहाँ पर अगर हम रो जी से डिवाइड करते हैं मतलब डेंसिटी और ग्रेविटेशनल तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये बच जाएगा, प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों खत्म होगा, सिर्फ H बचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा कांस्टेंट होगा ना। तो इसको हम इस फॉर्म में भी क्या करते हैं लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट ही है ना, आप यहाँ रोज जी से डिवाइड करेंगे इसके नीचे तो क्या बन जाएगा सब मिलकर कांस्टेंट ही बन जाएगा, इसलिए उधर क्या होगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। राइट करिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में भी मैंने इसका चर्चा किया था, अगर ध्यान से देखेंगे तो P और ये मिलकर क्या हो जाएगा P प्लस रो जी एच क्या है स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है, और ये हो जाएगा हाफ रो V स्क्वायर की बात करते हैं क्या हो जाएगा डायनेमिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर है। इसका मतलब कि स्टैटिक प्रेशर का और डायनेमिक प्रेशर दोनों का सम क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी हमारा ऐसे कहा जा सकता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर आपस में क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। ये वाला जो टर्म मैंने लिखा है P प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या है स्टैटिक प्रेशर, है ना। मैंने जो स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाया था कुछ इस तरह बनाया था, याद आ रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल लेवल था, एक का हाइट H1 था, एक का हाइट क्या था H2 था। बस सपोज दैट ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, तो H भी मेरा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ऑन H कांस्टेंट। तो जब H कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, ये वाला भी टर्म भी कांस्टेंट है, ये वाला भी टर्म क्या होगा कांस्टेंट, ये पूरा टर्म मेरा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, वह कांस्टेंट। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई रो जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सपोज किया स्ट्रीमलाइन फ्लो को, तो H भी मेरा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा।
तो बन जाएगा मेरा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ही लिख देंगे, तो सब मिलाकर हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा आपका। तो अब प्रेशर ये और हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो मैंने इसे लिखा है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने पर हमें फिक्स वैल्यू आ रहा है। तो बात करते हैं 1/2, ये तो कांस्टेंट, इसकी तो चर्चा ही नहीं करना है। रो भी मेरा कांस्टेंट है, P और V के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P और V के ऊपर। तो अगर हम V की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, इफ V इंक्रीज, तो P क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तभी तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ, P जो मेरा क्या होना चाहिए, डिक्रीज। जैसे सपोज दैट आपको फिल कराने के लिए मैंने लिया 4 + 8 इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा ना। मान लीजिए मैंने 8 को कर दिया 9, तो क्या 4 को उतना ही रखेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, 4 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम एक इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों का सम कांस्टेंट करना है मुझे, दोनों का सम क्या करना है मुझे, सम नहीं बदलना चाहिए। तो अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करेंगे, तभी जाके ये कांस्टेंट होगा, वरना कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा, तभी तो दोनों कांस्टेंट रहेगा, है ना सर। तो इसीलिए जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हमें 12 क्या रखना, हमें यहाँ 12 लाना है। मैंने 8 से इंक्रीज करके 9 कर दिया, हमें लाना है 12, तो क्या 4 को उतना ही रहने देंगे, इससे ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं आएगा। क्लियर है कि 4 को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 करेंगे तभी जाके 12 आएगा। तो जब हम एक बढ़ा रहे हैं तो एक क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम तो मुझे कांस्टेंट ही रखना है ना भाई, सम को तो चेंज नहीं करना है मुझे। तो सम को कांस्टेंट करना मतलब एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी, हाँ अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी। इसीलिए कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है तो अगर वो वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ये एक अच्छा कंक्लूजन निकला बर्नौली प्रिंसिपल से, थ्योरम से, कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा स्ट्रीमलाइन फ्लोशन में, कम होगा, और प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस रिजल्ट को भी नोट कर लीजिए आप।